हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम एनालिसिस में। दोस्तों मैं रविकांत कुमार आपके लिए एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का सीरीज लेकर आया हूं, जिसे मैंने आपको 14 जुलाई शिफ्ट 1 का सारा प्रश्न मैंने आपको करवा दिया और मैंने इसका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया कि आने वाले समय में आपके प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा शिफ्ट 2 का जो प्रश्न पूछे गए थे और उसका मैं निचोड़ आपके सामने रखूंगा और मैं आपको इतना बताने का प्रयास करूंगा कि जो आप समझ सको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए, किस बातों पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर प्लेड बाय म्यूजिशियन सच एज शाकुर खान और पंडित राम नारायण। पंडित राम नारायण और शाकुर खान द्वारा किस तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, ये आपको बताने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सारंगी। और सारंगी और कौन कौन प्ले करते हैं वो भी आप ध्यान रखो। तो एक आपको याद रखना है रमेश मिश्रा। रमेश मिश्रा। और मैं आपको दो और नाम बताता हूँ। एक आपको याद रखना है सुल्तान खान। सुल्तान खान। और एक और नाम आपको याद रखना है उस्ताद बुद्धू खान। उस्ताद बुद्धू खान। ये आप तीन नाम याद रखो और दो जो आपका शाकुर खान है और एक पंडित राम नारायण है, ये भी याद रखो। तो ये जो पिक्चर है ऊपर वाला वो पंडित राम नारायण का है और जो नीचे देख रहे हैं वो शाकुर खान का है। और सारंगी से आपको क्या क्या याद रखना है, कौन कौन से जो ऐसे महान व्यक्ति हैं जो सारंगी बजाते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है बिस्मिल्लाह खान का। बिस्मिल्लाह खान का आता है। और दूसरा आता है वो आपका आता है अली अहमद का। अली अहमद का। और तीसरा जो आपके सामने आता है वो आता है आपका हुसैन खान का। हुसैन खान का। और दो और नाम आपको पता होना चाहिए। और चौथा आपको ये पता होना चाहिए कि जो दयाशंकर हैं, दयाशंकर जगन्नाथ जो हैं वो भी आपका शहनाई बजाते हैं। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है वो है बागेश्वरी कमर का। बागेश्वरी कमर का। ये भी आपको ध्यान रखना है। और बिस्मिल्लाह खान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिस्मिल्लाह खान मात्र एक ऐसे हैं जिन्हें चारों जो शीर्ष सम्मान होता है, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये चारों सम्मान इन्हें मिला है। और जो इन्हें भारत रत्न मिला वो कब मिला? 2001 में मिला था। और जब हमारा प्यारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में और झंडे फहराए गए थे, तो लाल किला में जो झंडा फहराया गया था उस समय वहाँ जो शहनाई बजाए थे वो बिस्मिल्लाह खां ही बजाए थे। और बागेश्वरी कमर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बागेश्वरी कमर एक लौती महिला है जो कि शहनाई बजाती है। और फिर गिटार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फिर मैं बताता हूँ वीणा। वीणा के बारे में और आपको क्या क्या ध्यान में होनी चाहिए। तो वीणा से रिलेटेड आपको दो को ध्यान रखना है। एक याद रखना है एस बालाचंद्रन। एस बालाचंद्रन। और दूसरा याद रखना है कृष्णा भागवतार। कृष्णा भागवतार। ये दो नाम पता होना चाहिए जो कि वीणा बजाते हैं। और वीणा बहुत पहले से वीणा का इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहा है। अगर आप गुप्ता डायनेस्टी में देखोगे तो जो गुप्ता डायनेस्टी था इसमें जो वीणा बजाते थे आपका वो समुद्रगुप्त बजाते थे। मतलब समुद्रगुप्त भी आपका वीणा बजाते थे। और अगर मुगल में बात करूं तो मुगल में कौन से ऐसे रूलर थे जो कि आपका वीणा बजाते थे? तो मुगल में आपके एक महान रूलर हुआ करते थे। महान नहीं कहूँगा, क्रूर रूलर हुआ करते थे। महान वो नहीं है, वो क्रूर हैं। क्रूर रूलर हुआ करते थे। उनका नाम क्या है? औरंगजेब। औरंगजेब भी आपका, ये दोनों औरंगजेब भी और फिर आपका गुप्ता डायनेस्टी का समुद्रगुप्त और मुगल डायनेस्टी का औरंगजेब, ये भी वीणा बजाया करते थे। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आप मतलब जब भी एनालिसिस करो तो ऐसा ही करो ताकि आपको सारी बातें ध्यान में हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले सारंगी कौन कौन बजाते थे, फिर मैंने आपको शहनाई के बारे में बताया सारा कुछ, उसके बाद मैंने आपको बताया वीणा कौन कौन बजाते। तो इस तरह से आप करो ताकि आपका सारा कवर होते जाए और रिविजन होते जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब मूव करते हैं। तो जो अगला सवाल है आपके सामने वो ये है कि IBEF 2021 इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रैंक इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम के आधार पर इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रैंक है वो कितना है? तो वो है आपका इसमें तीसरा स्थान है इसका फार्मास्यूटिकल वाला। और मैं आपको बता देता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट जो रैंक है
मैं वो भी आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो आया था उसमें इंडिया का स्थान आपका कितना था। ये भी हैप्पीनेस इंडेक्स जो आया था उसमें इंडिया का स्थान कितना था, तो इसमें था इंडिया का स्थान 126। और इसमें कौन सा कंट्री टॉप किया था, तो इसमें फिनलैंड जो आपका है वो टॉप किया था। तो क्या क्या कोई और ऐसा इंडेक्स है जिसमें इंडिया का 126वां स्थान है? हाँ, एक और ऐसा इंडेक्स है जो है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसमें भी इंडिया ने रैंक सेम हासिल की है 126। इसमें भी इंडिया का रैंक 126 आया है, लेकिन इसमें जो टॉप किया है वो किया है आइसलैंड। अच्छा, मैं अगर पूछूं आपसे कि जो हंगर इंडेक्स है उसमें इंडिया का स्थान कितना आया है, तो जो हंगर इंडेक्स है उसमें इंडिया का स्थान आया है 111। और 111 आया है, और 111 मतलब 111 आया है। और 111 और कोई चीज़ इंडिया के पास है क्या? हाँ, तो जो एशियन गेम हुआ था, पारा एशियन गेम जो हुआ था 2022 में, 2022 हुआ था, उसमें इंडिया ने एक आने 111 टोटल मेडल जीते थे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हेलने पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें इंडिया का स्थान कितना था, तो इसमें इंडिया का स्थान कितना था, तो इसमें आपका इंडिया का स्थान था आपका 80 था। और इसमें टॉप कौन सा कंट्री किया था, तो इसमें टॉप जो किया था वो सिंगापुर किया था, सिंगापुर किया था। और एक चीज़ और क्वेश्चन मैं अगर पूछता हूँ आपसे कि आप बताओ कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर हुए थे, और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इसमें इंडिया का स्थान कितना था, तो इंडिया इसमें 7वां स्थान लाया था। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो IBEF है, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है, इसका जो स्थापना हुआ था सो 2003 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली है। तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। और IBF क्या करता है? प्रमोट करता है भारतीय चीज़ों का, जो प्रेस्टिजियस यहाँ थिंक है उसको प्रमोट करता है। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है, व्हेन डिड लिनस कार्ल पॉलिंग receive Nobel Prize in Chemistry for his research into the nature of the chemical bond and its application to the elucidation of the structure of complex substances? इसके बारे में है। तो इन्हें लिनस कार्ल पॉलिंग को केमिस्ट्री के क्षेत्र में इसके एक खोज था स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के बारे में, जो इसके केमिकल बॉन्ड और इसके एप्लीकेशन के बारे में बताए थे, उसका नेचर क्या होगा उसके बारे में बताए थे। तो इनके लिए उन्हें जो नोबेल प्राइज़ है वो कब दिया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपको दिया गया था 1954 में। देखो, अगर आप हर साल का आपको पता नहीं है और इतना याद करना इतना आसान भी नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा कि नोबेल प्राइज़ का जो आपको बेसिक बातें हैं वो आप पता रखो। और फिर दूसरा चीज़ जो है वो आप ये पता रखो कि जो नोबेल प्राइज़ था 2023 में वो किन्हें किन्हें दिया गया था। ये सब चीज़ आप बेसिक जानकारी रखो, आपका काम हो जाएगा। तो और आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे कि नोबेल प्राइज़ है, मैं बताता हूँ नोबेल प्राइज़ के बारे में, आपको उतनी बातें पता होना चाहिए, भले ही आप सारी जानकारी, लेकिन मैं जो बेसिक बातें बताता हूँ उसको आप ज़रूर ध्यान में रखो। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि नोबेल प्राइज़ देने का शुरुआत कब से किया गया था, तो नोबेल प्राइज़ का स्थापना सबसे पहले जो सोचा गया था कि नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा, स्थापित किया गया था इसका संस्था 1900 में किया गया था। लेकिन सबसे पहली बार जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो 1901 से दिया गया था। और ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था नोबेल प्राइज़। कौन कौन 5 क्षेत्र थे? तो ये आपका लिटरेचर हो गया, इसको साहित्य बोलते हैं, पहला क्षेत्र। और जो दूसरा क्षेत्र था वो था आपका पीस था। और तीसरा था फिजिक्स था, तीसरा फिजिक्स में दिया जाता था। और चौथा केमिस्ट्री में दिया जाता था। और पांचवा मेडिसिन में दिया जाता था। ये 5 क्षेत्र थे जिसमें हमें पहले नोबेल प्राइज़ दिया जाता था। लेकिन अभी कितने क्षेत्रों में मिलता है? अगर आपसे कोई पूछे कि अभी जो नोबेल प्राइज़ है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो वो अभी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और जो छठा क्षेत्र है वो है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स को कब ऐड किया गया? तो इकोनॉमिक्स को देखिए, इकोनॉमिक्स को ऐड करने का जो बात किया गया था 1967 में किया गया था। लेकिन 1968 में इसे स्थापित कर दिया गया। और सबसे पहली बार जो इकोनॉमिक क्षेत्र में दिया गया था वो 1969 में दिया गया था। और आपको क्या ध्यान रखना है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि इस बार जो मिला है नोबेल प्राइज़ वो किन किन लोगों को मिला है। तो वो जो लोग हैं आपको ध्यान रखने हैं। जैसे फिजिक्स में मैंने याद किया है कि पियरे
अच्छा सबको नहीं पता चल रहा होगा तो पियरे मैंने याद किया कि जो फिजिक्स का है उसको कैसे पियरे फेयर एंड लवली लगा करके उस अपना हुलिया बदल लिया, इस तरह करके मैंने याद रखा है। पियरे हो जाएगा, इसमें फेरन हो जाएगा और हुलिया हुलियर हो जाएगा। मतलब मैंने जो भौतिकी का है उसको कैसे याद रखा है, यानी कि फिजिक्स का जो उसको मैंने इस तरह याद रखा है कि जब पियरे थे सो फेयर एंड लवली लगा करके अपने हुलिया बदल लिए। और रसायन का मैंने किस तरह याद रखा है, यानी कि केमिस्ट्री का मैंने इस तरह याद रखा है कि मोदी जी, इसको मूजी जी नहीं करके मैंने मोदी जी कर दिया, लुईसी ब्रूस कर दिया और एकिमोई कर दिया है। इस तरह करके मैंने एलेक्सी एकिमोई कर दिया है। और चिकित्सा मैं आपको याद करवा सकता हूँ, जैसे कि चिकित्सा मान लीजिए कोई कोई सांप है वो आपको काट लेगा तो कैटेलिन यहाँ लिखा हुआ है और ये विषमैन, तो विष फैल जाएगा, तो ये चिकित्सा याद रखें। और साहित्य का मैं आपको बताता हूँ, साहित्य को का जो नोबेल प्राइज़ है 2023 को किन्हें दिया गया था, तो वो जॉन फासे हैं। जॉन फासे कैसे याद रखें, देखिए लिटरेचर ऐसा चीज़ है अगर वो कुछ में जाता है उसमें डूबता जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता, यानी कि फंस जाता है, इतने अच्छे होते हैं हमारे साहित्य। तो जॉन फासे को दिया गया है। और शांति के लिए दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। और जो अर्थशास्त्र है उसमें क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया है। तो ये आपको क्या कर रहा है, नोबेल प्राइज़ जो अबर दिया गया है वो आपको याद होने चाहिए। और जो मैंने आपको बेसिक बात बताया कि शुरुआत कब हुआ, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, और हर साल ये अक्टूबर महीना में दिया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखो। तो इतनी बातें आप ध्यान रखो नोबेल प्राइज़ में, आप एवरेज तक तो आ ही जाओगे, इतना मुझे पता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दसकठिया ऑफ of dash is the tribal dance performed by two males depicting the historic and puranic event। मतलब कहता है दसकठिया क्या होता है, एक ट्राइबल डांस है और ये परफॉर्म्ड हमेशा दो मेल्स के द्वारा किया जाता है, और इसमें जो हिस्टोरी जो हमारा पुरानी कथाएं हैं उसके बारे में दर्शाया जाता है और बताया जाता है। तो कहता है कि कहाँ ये परफॉर्म्ड होता है, कौन सा स्टेट में परफॉर्म होता है, वो आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। और उड़ीसा में और कौन कौन से ऐसे फोक डांस है जो आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि उड़ीसा में गोटीपुआ, उसके बाद एक होता है घूमुरा, और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि छऊ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है, छऊ। और फिर आपको संबलपुरी, संबलपुरी, और फिर सवारी, ये आपको पता होना चाहिए सवारी। और कोई है क्या, हाँ एक है धाप। और फिर है आपका आपका हो जाएगा डंडारी, डंडारी। और एक और आप याद रखो डंडारी के साथ साथ दाल खाई, दाल खाई। तो इतने जो मतलब फोक डांस है उड़ीसा के बारे में आप पता रखो। जैसे गोटी पुआ, इसको आप रट जाओ, अगर आप इसको रट जाओगे देखना आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। गोटी पुआ हो गया, उसके बाद घूमुरा हो गया, छाव हो गया, संबलपुरी हो गया, सवारी हो गया, धाप हो गया, डंडारी हो गया, और आपका दाल खाई होगा। इसे आप रट जाओ, मैंने बोला रट जाओ मतलब रट जाओ आप, इसे बहुत काम देगा ये आपको, आके कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा देगा ये। और छाव नृत्य सिर्फ उड़ीसा में ही नहीं, ये 3 जगह और बनाई जाती है। एक आपका झारखंड में बनाया जाता है, दूसरा आपका वेस्ट बंगाल में बनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में, और तीसरा उड़ीसा में। 3 जगह ये छऊ नृत्य बनाई जाती है। और फिर गुजरात में कौन कौन नृत्य है ये भी आप ध्यान में रखो। तो गुजरात में क्या क्या हो जाएंगे आपका, एक हो जाएगा आपका गरबा, दूसरा डांडिया जो कि सबको पता रहता है, डांडिया, गरबा, डांडिया, और भावई भी एक है, अब ये भी ध्यान रखो। और एक होता है पनी हरी, पनीहारी, पनीहारी। इतनी आप ध्यान रखो, गरबा, डांडिया, भवई, पानीहारी। और फिर आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कौन कौन है, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मैं आपको अब बताता हूँ। और उत्तर प्रदेश से क्या क्या ध्यान रखना है, तो ऊपर उत्तर प्रदेश में एक रासलीला का है, रासलीला। और फिर नौटंकी भी यहीं का है, नौटंकी, नौटंकी भी यहीं का है। और फिर आपको नौटंकी ध्यान रखने हैं। और हो गया आपका चार कुला हो जाएगा, चार कुला। और फिर आपको ध्यान रखने हैं, एक होता है नटवारी, नटवारी, ये भी ध्यान रखने हैं। और एक होता है आपका कजरी, कजरी इंपॉर्टेंट है, कजरी ध्यान में रखना है, कजरी। और फिर आपको ध्यान रखने हैं चाचिरी, चाचिरी, चाचरी। इतनी बातें आप ध्यान में रखो। उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य है, फोक डांस है, उसको आप ध्यान रखो। एक और होता है जोगिनी, जोगिनी मैं बोल रहा था, जोगिनी होता है,
इतनी बातें आपको ध्यान में रखने उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश से ये आपको नृत्य याद रखने क्या चाहिए, रास लीला, नौटंकी, चारकुला, उसके बाद नटवारी, कजरी, उसके बाद चाचरी, उसके बाद जोगिनी। इतने याद रखो आप, हो जाएगा आपका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि के नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था वो डील्स विद द वायलेशन ऑफ राइट अंडर कौन सा राइट का वायलेशन किया था, तो ये था आर्टिकल 21। तो के ए नजीब और यूनियन ऑफ इंडिया केस क्या था, तो के ए नजीब जो थे उनको जो नेशनल सिक्योरिटी है हमारा इन्हें मानता था, संदिग्ध मानता था, इन्हें मानता था कि ये मतलब थोड़ा सा नेशनल के थ्रेट बने हुए हैं, तो इसीलिए इन्हें मतलब हिरासत में रख लिया गया था। और ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि हिरासत में आप रख सकते हो, ऐसा नहीं कि आप हिरासत में नहीं रख सकते हो, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था। लेकिन फिर भी ये थोड़ा उस तरह के थे, तो उन्हें इन पे पूरा नेशनल सिक्योरिटी को थोड़ा संदेह था, तो इसीलिए उन्होंने रखा था। तो यही था आर्टिकल 21 का वायलेशन। और आर्टिकल 21 क्या होता है, तो ये आर्टिकल 21 जो है, ये आर्टिकल 21 कहता है पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ लाइफ, मतलब जीने का अधिकार ये देता है, बताता है। आर्टिकल 21 ये है जो है सो जीने का अधिकार बताता है। और जो फंडामेंटल राइट है, कुछ फंडामेंटल राइट है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। 6 फंडामेंटल राइट है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, और ये फंडामेंटल राइट से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। तो 6 ये फंडामेंटल राइट इस प्रकार से हैं। राइट टू इक्वलिटी, सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि ये हार्ट है, हार्ट एंड सोल है, ये हार्ट है, ये हार्ट एंड सोल है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हार्ट एंड सोल है आर्टिकल 32। और राइट टू इक्वलिटी जो है सो कहाँ से कहाँ तक आता है, तो 14 से लेकर के 18 आर्टिकल है जो राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करता है। और फिर 19 से लेकर के जो 22 तक आर्टिकल है वो आपका राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है। और 23 एंड 24 जो आर्टिकल है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। और राइट टू रिलीजियस मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपका है 25 से लेकर के आपका ये है 28 तक है। और राइट टू कल्चरल फ्रीडम 29 एंड 30 है। और ये जो है, ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ये आर्टिकल 32 में है। और इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और आर्टिकल जो 16 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें सबको बराबर राइट मिलेगा। से कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या तो पब्लिक चीज़ कोई भी चीज़ है तो उसमें सबको बराबर मौका मिलेगा। आर्टिकल 21 मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 21 क्या था, ये पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है और जीने का अधिकार, मतलब कि जीने का अधिकार बात करता है और पर्सनल लिबर्टी बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 14 क्या कहता है, ये सब कहता है कि कानून के समझ में सब इक्वल है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। और आर्टिकल 19 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके अंतर्गत आर्टिकल 19 आता है। और इसमें आपको याद रखना है, इसे 19 का ये याद रखना है, 19 का बी याद रखना है, 19 का ये बी है, 19 का सी याद रखना है, 19 का डी याद रखना है, 19 का ई याद रखना है और 19 का एफ का फॉरवर्ड कर जाना है। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। 19 का ए जो है सो उसके तहत एडवाइस, मतलब आप को मतलब एडवाइस हो गया। बी से बैठक, कहीं भी बैठक कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो। सी से कोई भी कमेटी बना सकते हो। डी से डिपार्चर हो जाएगा, कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो। एस्टैब्लिशमेंट कहीं भी एस्टैब्लिश कर सकते हो। और एफ क्या है, एफ आप फॉरवर्ड कर जाओ क्योंकि इसमें पहले फाइनेंस था जिसको हटा दिया गया है। एफ से फाइनेंस था जिसको कि हटा देगा, इसके आप फॉरवर्ड कर जाओ। तो ए से एडवाइस, बी से बैठक, सी से कमेटी, डी से डिपार्चर, इस से एस्टेब्लिशमेंट। इस तरह का आप आर्टिकल 19 का याद रख सकते हो। आर्टिकल 19 क्या है, ये कुछ राइट देता है, कुछ फ्रीडम देता है रिगार्डिंग स्पीच, लेकिन इस तरह से आप याद रखो इसको, ठीक है। तो ये पूरा फंडामेंटल राइट के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको बताया। जो कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए थे, तो फंडामेंटल राइट आपका लिए गए थे यूएसए से, अमेरिका से लिए गए थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया था। और फंडामेंटल राइट कौन सा पार्ट में है, तो आपका ये पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट। इतनी बातें। और पार्ट 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इतनी बातें आप ध्यान में रखो, आपका काम हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेड एल्गी, रेड एल्गी इनमें से कौन सा है, तो रोडोफाइसी, रोडोफाइसी जो है सो रेड एल्गी है। अच्छा, जो एल्गी है उसको
तीन तरह के पाए जाते हैं। अलगी तीन तरह के होते हैं, तीन कलर के होते हैं। जो रोडोफाइसी होते हैं सो रेड कलर के होते हैं। एक होता है क्लोरोफाइसी होता है। क्लोरोफाइसी कैसे कलर का होता है? तो ये होता है ग्रीन कलर के होता है। क्लोरो जहाँ भी आ गया यानी कि ग्रीन कलर होगा। उसके बाद एक होता है फायोफाइसी। फायोफाइसी मतलब क्या होता है? ये होता है आपका ब्राउन कलर होता है। मतलब जो है आपका, मतलब क्या हुआ कि जो अलगी है उसको तीन भागों में बांटे। एक हुआ राइडोफाइसी, एक राइडोफाइसी जो कि रेड कलर का होता है, एक होता है क्लोरोफाइसी जो कि ग्रीन कलर का होता है, और एक होता है फायोफाइसी जो कि ब्राउन कलर का होता है। तो अलगी तीन भागों में बांटते हैं। और जो अलगी है, और अलगी किस ग्रुप में आता है, तो किस किंगडम में आता है? तो ये आता है आपका प्लांट किंगडम में आता है। प्लांट किंगडम में आता है। और प्लांट किंगडम को हम लोग 5 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, और दूसरा में होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और तीसरा में होता है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फिर होता है एंजियोस्पर्म, तीसरा हो गया, और चौथा में एंजियोस्पर्म होता है, और फिर जिम्नोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म, और फिर पांचवा में कहता है जिम्नोस्पर्म होता है। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म होता है। और थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या आता है? फंगी आता है, और एक और हमारा अलगी आता है। 2 चीज़ आते हैं। और कभी कभी तो हम अलगी जो है, मेरा अलगे जो है, अलगे को ही हम लोग कई बार थैलोफाइटा कह देते हैं। अच्छा, अलगी के बारे में अगर, अच्छा एक चीज़ और आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो अलगे है उसके जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? तो अलगाई जो है हमारे पास, उसके स्टडी को हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी भी कह देते हैं। और अलगी को हम लोग 2 और भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसके साइज के आधार पर 2 भागों में और बांट सकते हैं। एक होता है कॉलोनियल, और एक और मेरा होता है फ्लेमेंटस, तो कॉलोनियल क्या होता है? जो एक ही जगह पे रहते हैं, कॉलोनी टाइप में बन के रहते हैं। उसका एग्जांपल याद रखना है आपको, वॉलवॉक्स। और जो है फ्लेमेंटस होते हैं, जो फ्लेमेंटस के रूप में है, उसका एग्जांपल आपको याद रखना है, ये होता है स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा। तो इतनी चीज़ आप ध्यान रखो और तो आपका काम हो जाएगा एल्के के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स, एक एलिमेंट एक्स है विच इज प्लेस्ड इन पीरियड 2 और ग्रुप 17। कौन सा एलिमेंट होगा? देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कैसे इसको बना सकते हो। सबसे पहले जो ग्रुप होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो ग्रुप होते हैं कितना होता है? 18 होते हैं। और पीरियड तो 7 है ही। पीरियड कितने हैं? 7 है। तो ग्रुप का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर, अच्छा ग्रुप कहते हैं किसको है? तो जो ये जो मतलब कि जो ये लाइन है, ये जो मतलब आपका वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है, यहाँ से ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है, वो आपका क्या है? वो आपका पीरियड है। तो ग्रुप कितने हैं? ग्रुप 18 है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये हो गया, 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 ये सब क्या है आपका? ये सब आपका है ग्रुप। और पीरियड जैसे कि ये पीरियड 1 हो गया, और फिर ये पीरियड 2 हो गया, ये सब क्या है? पीरियड है आपका। और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि ग्रुप है, तो ग्रुप में क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता है? बराबर होता है। मतलब जो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम का होगा, उतना ही सोडियम का होगा, उतना ही पोटासियम का होगा। अब आप सोच रहे होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? तो जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जैसे सोडियम ले लीजिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका होता है 11। तो जैसे कि पहला जो ये सेल है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? सबसे पहले क्या होता है? सेंटर में क्या होता है? ये आपका न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस की तरफ सबसे पहला जो सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो 2 होते हैं। उसके बाद कितने रहते हैं? उसके बाद 8 रहते हैं। उसके बाद कितने? 8। तो यहाँ पे हम 8 दे देंगे। उसके बाद लेकिन मेरा एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 11 हो जाएंगे। तो यहाँ 2 दिए, यहाँ 8 देंगे, तो ये 2 8 10 हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास कितने बच गए हाथ में? तो 1 बच गए हैं। तो एक जो है, और जो सबसे आउटर मोस्ट इसमें जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट और सेल एक ही चीज़ होता है, हम लोग ऑर्बिट को सेल भी कर सकते हैं। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 1। मतलब ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो आउटर मोस्ट सेल में, जो आउटर मोस्ट सेल जो सबसे बाहर वाला सेल है, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये बात आप ध्यान में रखो, ठीक है। मतलब क्या होगा? जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सब सेम होंगे। तो ये क्या कर रहा है? पीरियड 2। तो पीरियड 2 में हम चल जाएंगे, जिससे कि ये है पीरियड 2।
ये हम पीरियड 2 में चले गए, ठीक है। आपको मतलब नहीं याद होगा पीरियड टेबल, मुझे पता है, तो ये पीरियड 2 है। और ग्रुप 17 का दिया, मतलब ग्रुप 17 में जितने भी एलिमेंट हैं वो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा सो सेम होगा। तो ग्रुप 17 को हम लोग हेलोजन ग्रुप भी कहते हैं। और हेलोजन ग्रुप जो होते हैं, और जो ग्रुप 17 है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हेलोजन ग्रुप भी कहते हैं। और हेलोजन ग्रुप जो होते हैं उसके जो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लास्ट में कितने होते हैं, 7 होते हैं। यानी कि जो लास्ट ऑर्बिट होगा, लास्ट सेल होगा, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, वो 7 होंगे। इसको हम लोग हेलोजन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो हम इसमें चेक कर सकते हैं कि किसमें लास्ट में जो है वो 7 बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम 8 लेते हैं तो ये जो अगर हम 8 लेते हैं, ठीक है, तो 8 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा पहला, और उसके बाद जो आएगा वो 6 आ जाएगा। तो ठीक है, तो मतलब लास्ट यहाँ पे लास्ट जो ऑर्बिट बचेगा, जैसे कि मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके चारों तरफ ये सेल है, तो सबसे पहले जो कक्षा है उसमें 2 रहेगा, उसके बाद जो सेकंड ऑर्बिट है उसमें कितना 6 रहेगा, ठीक है। तो ये 6 है, मतलब लास्ट ऑर्बिट में इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सो 6 है, मतलब इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। तो 6 कौन सा ग्रुप में, ग्रुप 17 में होता है, नहीं, ग्रुप 17 में नहीं होता है। ये ग्रुप 16 जो रहेगा उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 6 होता है, मतलब ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे 7 का ही चेक करेंगे तो पहले 2 रहेगा फिर 5 रहेगा, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट कर जाएगा। इसको इस तरह इसको चेक करेंगे 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करेंगे 2 और 7 हो जाएगा। इसमें जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसमें रहेगा 7, मतलब ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और एक बात और, जैसे कि जो मतलब कि 3 ग्रुप होता है, एक होता है एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट हम जो ग्रुप 1 और 2 है, ग्रुप 1 एंड 2 को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और ग्रुप जो लेकर मतलब कि और ग्रुप अगर हम बोले कि 3 से लेकर के जो 12 तक ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये होता है 13 से लेकर के 18 तक। ये बातें को भी आप ध्यान में रखो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये है कि इन विच 2 कंजुकेटिव ईयर, कौन से लगातार 2 कंजुकेटिव ईयर्स में वाज देयर नो चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया। मतलब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो इंडिया का होता है उसमें 2 कौन से ऐसे लगातार साल थे जिसमें कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया था। तो आप गैस कर सकते हैं कोविड का टाइम ही होगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2021 से लेकर के 2022 तक हो जाएगा, 2021 से लेकर 2022 तक हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 2024 में जो रिपब्लिक डे बनाए गए थे, जो 75वां गणतंत्र दिवस बनाया गया था, रिपब्लिक डे बनाए गए थे, 75वां गणतंत्र दिवस बनाया गया था, उसके चीफ गेस्ट कौन थे, तो क्या आप बता पाओगे? आप कमेंट करना मुझे। तो इसके जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, वो थे इमैनुअल मैक्रोन थे ये। और ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो ये है फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। इतनी बातें आप ध्यान में रखो, ठीक है। मतलब आप देख लेना, अगर आप जब भी ये देख रहे हो वीडियो तो देख लेना कि आप कब का देख रहे हो, उस समय का आप चीफ गेस्ट ध्यान में रख लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव कर। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये है कि जो फिशर क्वांटिटीज थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड बाय हिज फेमस इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या है वो आपसे पूछ लिया है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा MVPT। देखो इस तरह के सवाल पे आप ज़्यादा ध्यान मत दो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। सो देखो M से क्या होता है, M से होता है मनी सप्लाई, और जो V है वो भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मनी है, वेलोसिटी ऑफ मनी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये P क्या है, तो ये है प्राइस लेवल है। और अगर T क्या है, तो ये ट्रांजैक्शन ऑफ मनी है। ये क्या है, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी है। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखो। अब देखो इसमें ये थ्योरी कहता क्या है, जैसे कि देखो अगर मान लो जैसे कि जब कोविड आया था, जब नोटबंदी हुआ था तो सारे नोट बंद हो गए थे, लेकिन सरकार ये बोली थी कि आप जो पुराने नोट है उससे आप सोना खरीद सकते हो। तो हुआ क्या, जब वहाँ पे लोग सोना खरीदने गए तो सोना खरीद सकते थे, तो लोगों पास पैसा बहुत था, कहीं भी उसको खपत करना था तो वो बहुत सारे पैसे लेके गए। तो उस समय क्या हुआ, बहुत सारे पैसे लेके गए थे, लेकिन वहाँ पे पैसा का दाम ज़्यादा हो गया, और जब बहुत सारे पैसा लेके गए तो सोना का दाम भी वो क्या हुआ, बढ़ गया। मतलब पैसा की कीमत भी बढ़ रहा है, मतलब अगर मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं तो जो प्राइस लेवल है वो भी इंक्रीज कर रहा है।
जैसे मनी सप्लाई इंक्रीज किए तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज करने लगा। मतलब क्या हुआ, जो पैसा का वैल्यू था कम हो गया। मान लो आप ये इतना छोटा सा सोना खरीदने में आपको इतना पैसा लगता था, ढेर सारा पैसा लगता था। अब क्या हुआ, जैसे ही आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया तो क्या होगा, आप ज़्यादा पैसा दोगे और सोने की कीमत भी बढ़ जाएगा। मतलब आप ज़्यादा पैसा दे करके भी कम सोना खरीद पाओगे। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो पैसा का वैल्यू था वो कम हो गया। कब, और मतलब यही समझो कि अगर आप जो मनी सप्लाई इंक्रीज करते हो तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज करेगा। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहे हो तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। मतलब जितना ज़्यादा आप मनी सप्लाई करोगे उतना ज़्यादा उसका प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा। कब, जब वेलोसिटी, और इसमें जो इक्वेशन उसमें वेलोसिटी और ट्रांजेक्शन ऑफ मनी को कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, इसीलिए एम बी इज इक्वल टू पी टी होता है। मतलब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर मनी सप्लाई आप बढ़ाओगे तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। यही था फिशर क्वांटिटी थ्योरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपका ये है कि बिफोर द राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम इंडियन एक्सपोर्ट करते थे, कंसिस्टेड चीफली ऑफ मैन्युफैक्चर लाइक, क्या क्या ये एक्सपोर्ट करते थे। तो इसका उत्तर सभी बता दोगे। क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम थे उसके उदय होने से पहले इंडियन एक्सपोर्ट क्या करते थे। एक्सपोर्ट तो ये कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक को एक्सपोर्ट करते थे। ये सवाल आसान है। ठीक है, ये सबको कर लेंगे। तो इसमें आप अगर ना भी पढ़ो फिर भी ये सवाल कर सकते हो। इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में देता है। देखिए, 3 तरह का सवाल रहता है। एक रहता है कि जो बंदा कभी ना पढ़ा हो, सिर्फ नॉर्मल जानकारी वो भी करके आएगा। एक सवाल ऐसे रहते हैं जो बंदा हल्का फुल्का पढ़ के जा रहा है वो कर लेगा। लेकिन एक सवाल ऐसे रहते हैं कि आप बहुत पढ़ रहे हो फिर भी नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपके पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गया, आपका लक फेवर कर गया कि आपको कोई बताया हो और उस तरह के सवाल आ गए। तो इस तरह के भी सवाल आते हैं। तो आपको क्या करना है, जो बीच वाला सवाल आता है, मॉडरेट सवाल होता है खास करके जीके में, वो आपको नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि द कंचनजंगा पीक इज लोकेटेड इन विच सब डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा डिवीजन, हिमालय के कौन सा डिवीजन में हमारा कंचनजंगा जो पीक है सो सिचुएटेड है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस। मतलब दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में कंचनजंगा है। आपको पता है कि जो कंचनजंगा है, जो कि मुख्य भारत का सबसे ऊंचा चोटी है कंचनजंगा। और मैं यहाँ पे मुख्य भारत क्यों कह रहा हूँ, मैन लैंड इंडिया में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपसे सवाल पूछेगा कि इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है तो वो माउंट केटू हो जाएगा। इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछेगा मुख्य भारत का, मेन लैंड इंडिया का जो मतलब कि सबसे ऊंचा चोटी है, सो आपका कौन सा है, तो वो है आपका कंचनजंगा है। ये बात आप ध्यान रखो। ठीक है, और जो मतलब हिमालय का डिवीजन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था मैं आपको वो बताता हूँ। ओके, तो जो डिवीजन हमारा है वो इस प्रकार से है कि डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर के आधार पर हम लोग हिमालय को 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोग को पता है कि यहाँ से जो है हमारा सिंधु नदी होकर गुजरता है, और फिर ये सिंधु नदी और ये जो है सतलज रिवर, ये दोनों के बीच में, ये सिंधु और ये सतलज दोनों के बीच में जो हमारा हिमालय आता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं। मतलब सिंधु नदी और ये जो है सो सतलज है, सतलज नदी। तो सतलज और सिंधु नदी के बीच में जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग पंजाब हिमालय। ठीक है, और ये जो सिंधु नदी है, और सिंधु नदी और ये जो काली नदी जाती है, ये दोनों के बीच के जो हिमालय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो काली रिवर है, काली रिवर और ये जो यहाँ से एक रिवर गुजरती है तीस्ता रिवर, तो काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, नेपाल हिमालय कहते हैं। और सिक्किम हिमालय किसको बोलते हैं, तो सिक्किम हिमालय बोलते हैं हम लोग जो आपका एक रीजन है यहाँ पे, जो है यहाँ पे सिक्किम हिमालय हो जाता है। और फिर ये सिक्किम में जो है इसको सिक्किम हिमालय कहा जाता है। और असम हिमालय, यहाँ जो आपका जो ये काली रिवर है, काली रिवर से लेकर के तीस्ता रिवर, ये तीस्ता रिवर जो है, तीस्ता रिवर से लेकर के आपका यहाँ तक ब्रह्मपुत्र रिवर तक जो नदी है, जो हिमालय है, उसको हम लोग कौन सा रिवर बोलते हैं, उसको बोलते हैं असम हिमालय। मतलब ये सिक्किम हिमालय नहीं है, मतलब ये गलती से हो गया हमसे, ये सिक्किम हिमालय यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इसको 4 भागों में पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, मैं थोड़ा सा अच्छा से आपको बता नहीं पाया। देखिए, पंजाब हिमालय क्या होता है, पंजाब हिमालय क्या है कि आपका जो
सिंधु नदी और आपका सतलज नदी के बीच में जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। मतलब ये सिंधु नदी हो गया और ये सतलज रिवर हो गया, इसके बीच में जो हिमालय है उसको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद पंजाब हिमालय के बाद हो जाता है उसको पंजाब हिमालय, और उसके बाद जो है यहाँ पे एक रिवर आता है उसको बोलते हैं, ये है सतलज रिवर। सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में जो हिमालय आता है उसको बोलते हैं हम लोग हुमायूं हिमालय बोलते हैं। और फिर ये जो काली रिवर है और ये जो तीस्ता रिवर है उसके बीच के जो मतलब कि जो क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं नेपाल हिमालय बोलते हैं। और ये जो तीस्ता रिवर है और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके बीच के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं आसाम हिमालय बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी देता हूँ मतलब हिमालय के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं ये फिगर दिखाने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था हिमालय के बारे में। तो मैंने हिमालय का डिवीजन बताया, सबसे पहले आपको पंजाब हिमालय बताया, फिर मैंने आपको कुमायूं हिमालय बताया, फिर मैंने आपको नेपाल हिमालय बताया, फिर मैंने आपको असम हिमालय बताया। तो मैंने सबसे पहले हिमालय का डिवीजन किया ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए होता क्या है। सो ये आपका हमारा प्यारा भारत है, आपका प्यारा भारत है, हम सबका प्यारा भारत है। और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पमीर नोट है, पमीर का घाट है। और पमीर का घाट को क्या कहा जाता है, यहाँ पे पमीर का घाट कहा जाता है कि ये एशिया का छत है। पमीर के घाट को एशिया का छत कहा जाता है। और ये इसको घाट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी पहाड़ियाँ हैं यहीं पे आकर के सब मिलती है, या तो आप कह सकते हैं कि यहीं से निकलती है। जैसे कि यहाँ से जो पहाड़ी निकली है और जो अफगानिस्तान में गई है इसको कहा जाता है हिंदू कुश। क्या कहा जाता है, हिंदू कुश माउंटेन कहा जाता है, हिंदू कुश माउंटेन कहा जाता है। लेकिन यही जो इसकी रेंजेज है जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में आई है उसको कहा जाता है सुलेमान की पहाड़ियाँ, सुलेमान की पहाड़ियाँ कहा जाती है। और यही जो माउंटेन यहाँ जो इसका रेंजेज है और जो ये रेंजेज है और ये जो रेंजेज है, सो अगर यही तिब्बत रीजन में आया है यानी कि चाइना आया है, इसको कुनलुन कहा जाता है, कुनलुन की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और यही इसी का जो हिस्सा है जो कि यहाँ पे म्यांमार में आया है उसको कहा जाता है याराकाम योमा श्रेणी। मतलब मैंने क्या बताया, पमीर की घाट है और यहाँ से जो पहाड़ियाँ निकली है, जैसे कि जो यहाँ से पहाड़ियाँ निकली है और जो जा कर के अफगानिस्तान में चली गई उसको हिंदू कुश माउंटेन कहा जाता है। और वही जो पाकिस्तान में चला गया उसको सुलेमान माउंटेन कहा जाता है, रेंजेस कहा जाता है। और अगर यही जो मतलब कि चाइना में चल गया उसको कुनलुन कहा जाता है। और जो आपका यहाँ म्यांमार में चला गया उसको कहा जाता है याराकाम योमा श्रेणी। तो ये हो गया, मतलब मैं बताया। और एक चीज़ मैंने इसमें आपको और बताया कि जो पमीर की घाट है उसको क्या कहा जाता है, एशिया का छत कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक बात और बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप हिमालय के बारे में सबसे पहले पढ़ लिया नदी के बेसिस पे डिवीजन। अब मैं बताऊंगा कि हम लोग को जो माउंटेन है इंडिया का उसको किस तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पे सबसे पहले कौन सा हिमालय, यहाँ ट्रांस हिमालय है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे पढ़ना है। सो सबसे पहले आपको पढ़ना है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है दूसरा में ग्रेट हिमालय, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है ग्रेट हिमालय के बाद में आपको पढ़ना है मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय के बाद आपको पढ़ना है लेसर हिमालय। ठीक है, लेसर हिमालय। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टडी करेंगे कि ट्रांस हिमालय क्या है, ग्रेटर हिमालय क्या है, और उसके बाद मिडिल हिमालय क्या है, लेसर हिमालय क्या है। ठीक है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रांस हिमालय के बारे में। और ये जो हम हिमालय का डिवीजन पढ़ रहे हैं सो नॉर्थ टू साउथ पढ़ रहे हैं, मतलब नॉर्थ टू साउथ पढ़ रहे हैं। मतलब सबसे ऊपर क्या है, ट्रांस हिमालय, उसके नीचे ग्रेट हिमालय, उसके नीचे मिडिल हिमालय, उसके नीचे लेसर हिमालय है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, और ट्रांस हिमालय को पार हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हिमालय के से पूर्व बना है, मतलब हिमालय के निर्माण से पहले इसका निर्माण हो चुका है। उसके बाद तो ट्रांस हिमालय के अंदर हम लोग को 4 रेंजेस के बारे में पढ़ना है, काराकोरम, दूसरा में लद्दाख, और तीसरा में जास्कर, और चौथा जो है वो है कैलाश, कैलाश। ठीक है, मतलब 4 रेंजेस के बारे में पढ़ना है। ट्रांस हिमालय के अंदर का 4 रेंजेस आते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ये 4 रेंजेस आते हैं ट्रांस हिमालय के अंदर, और ये 4 रेंजेस के बारे में मुझे पढ़ना है। तो काराकोरम का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो काराकोरम रेंजेस है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट केटू।
ठीक है। और जो माउंट केटू है उसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे सवाल ये पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी जो है सो कौन सा है, तो वो माउंट केटू हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल आपसे ये पूछे कि मुख्य भारत का मतलब मेनलैंड इंडिया का जो सबसे ऊंचा चोटी है सो कौन हो जाएगा, कंचनजंगा, जो कि कहाँ पे है, सिक्किम में है। ठीक है। अब लद्दाख के बारे में बताता हूँ। तो लद्दाख जो है इसमें एक ढाल है, उसको राका पोसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राका पोसी कहा जाता है। और ये जो राका पोसी ढाल है वो पूरी दुनिया का सबसे खड़ा ढाल वाला माना जाता है कि दुनिया में सबसे अधिक अगर कोई खड़ा ढाल है तो राका पोसी है। और राका पोसी जो है सो लद्दाख रेंज में आती है और लद्दाख और जास्कर के बीच में से हो करके हमारा नदी गुजरता है। कौन सा नदी गुजरता है? सिंधु नदी गुजरता है। ठीक है। उसके बाद जास्कर हो गया, उसके बाद जास्कर के नीचे कैलाश हो गया, मतलब ये ट्रांस हिमालय है। उसके बाद ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है और यहाँ पे कैलाश है। समझ में आ गया। और जो हमारा इंडस रिवर है सो यहाँ से होकर गुजरता है, ये दोनों के बीच से होकर के सिंधु नदी आती है। ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको दूसरे रेंजेस के बारे में बताता हूँ, यानी कि मैं आपको बताऊंगा ग्रेट हिमालय के बारे में। तो जो ग्रेट हिमालय है वो आपका कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है आपका नंगा पर्वत से लेकर के, यहाँ से नंगा पर्वत से लेकर के आपका है ये नामचा बरवा तक है। कहाँ है? नामचा बरवा तक है। ठीक है। इसका जो लंबाई है उसे कहाँ से लेकर के कहाँ तक है? तो नंगा पर्वत से लेकर के, थोड़ा गलती हो गया, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक है। ये आप नामचा बरवा तक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा इंपॉर्टेंट माउंटेन आती है मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये हो गया आपका, यहाँ पे आता है नंगा पर्वत। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड में और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हमारा माउंटेन है जो कि ग्रेट हिमालय के अंदर आता है। फिर मैं आपको बताऊंगा नेपाल में कौन कौन सा ऐसा माउंटेन जो कि इसके अंदर का आता है। फिर सिक्किम में कौन आता है, इस तरह करके मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था ग्रेट हिमालय के बारे में। ठीक है। तो ग्रेट हिमालय में सबसे पहले यहाँ पे नंगा पर्वत से लेकर के मैंने बताया कहाँ तक है, नामचा बरवा तक है। नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक ये ध्यान रखना था। फिर उत्तराखंड में कौन कौन सा माउंटेन है, तो उत्तराखंड में कौन कौन सा माउंटेन ये बताता हूँ। जैसे उत्तराखंड में सबसे पहले हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा उत्तराखंड में बंदरपूछ, बद्रीनाथ, इसी में केमट, तुन्नागिरी, त्रिशूल, ये सब जितनी भी हैं सो कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। यानी कि बंदरपूछ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केमट हो गया, तुंगागिरी हो गया, त्रिशूल हो गया। और मैंने ये ऑर्डर में लिखे, यानी कि मैं सबसे पहले अगर बंदर पूछे तो मैंने बंदरपूछ लिखा है, उसके बाद फिर मैंने लिखा है बद्रीनाथ लिखा है, उसके बाद मैंने केमट लिखा है, उसका तुंगागिरी लिखा है, उसका त्रिशूल लिखा है। तो मैंने इसको ऑर्डर से लिखा है। उसके बाद नेपाल में कौन कौन से माउंटेन है, तो सबसे पहले धौलागिरी है। नेपाल ये आपका रीजन है सो नेपाल का है। ठीक है। और नेपाल में कौन सा है, तो धौलागिरी है। उसके बाद अन्नपूर्णा है, मानसालू है, और फिर आपका गौरी शंकर है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है। तो ये सब जितने भी हैं सो कहाँ पे है आपका, ये है आपका नेपाल में। और सिक्किम में कौन कौन है, तो सिक्किम में आपका मात्र एक है कंचनजंगा। और कंचनजंगा सिक्किम में है और ये सबसे ऊंची चोटी है, मतलब कि इंडिया कर पूछे तो सबसे ऊंचा चोटी है कंचनजंगा। तो आपको इस तरह से ध्यान रखने हैं। ठीक है। तो ये ग्रेट हिमालय हो गया। और ग्रेट हिमालय इससे अक्सर जो माउंटेन है वो पूछ लिए जाते हैं, तो आपको सारे याद रखने हैं कि कौन सा सेट में कौन कौन सा है और ऑर्डर यही है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि जो जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक को ही लेसर हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसको जो अलग करता है उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को कौन डिवाइड करता है, तो ये बांटता है आपका इंडो सांगपो सचर जोन। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा कि ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय दोनों को बांटता कौन है, मतलब कौन डिफ्रेंशिएट करता है ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है। कौन करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जो मिडिल हिमालय है और जो शिवालिक हिमालय तो लेजर हिमालय है, दोनों के बीच में कौन डिफ्रेंशिएट क्रिएट करता है, कि दोनों को कौन डिवाइड करता है, तो ये मेन बाउंड्री फोल्ड करता है। मेन बाउंड्री फोल्ड करता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। उसका शिवालिक का जो प्लेन है, प्लेन इंडिया है, उसको कौन अलग करता है, तो उसको ग्रेट बाउंड्री फोल्ड अलग करता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपको किस तरह बताया, मैं एक बार फिर से आपको संक्षिप्त करता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि रिवर के आधार पर हिमालय का डिवीजन, उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, पंजाब हिमालय बताया, कुमायूं हिमालय बताया, नेपाल हिमालय बताया, असम हिमालय बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप मतलब कैसे जो इंडियन माउंटेन उसको कैसे पढ़ोगे। तो मैंने नॉर्थ
टू साउथ तक मैंने आपको बताया, नॉर्थ से साउथ में जाना है आपको। सबसे पहले ट्रांस हिमालय आप गए, फिर ग्रेट हिमालय के बारे में बताया, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। फिर आपको पता करना है कि जो ये सब है, ये सब के इसमें डिफ्रेंशिएट हम लोग कैसे करते हैं, मतलब दोनों के बीच में जो अंतर लाता है सो कौन लाता है, दोनों को अलग कौन करता है, वो मैंने बताया। तो इतनी जानकारियाँ आपके लिए सफिशियंट है, आप इतना करो। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये है कि गुरु बिपिन सिंह जो हैं वो नृत्याचार अवार्डी हैं, ये नृत्याचार अवार्डी हैं, संगीत नाटक अकादमी अवार्डी हैं, संगीत नाटक अकादमी अवार्डी हैं, और कालिदास सम्मान अवार्डी हैं। वाज रिनोल्ड फॉर प्रमोटिंग विच क्लासिकल डांस, मतलब कौन सा क्लासिकल डांस के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो ये है मणिपुरी से। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये है गुरु बिपिन सिंह का, और ये जो तस्वीर है वो है आपका बेम्बावती देवी का, ठीक है। और मैं बताता हूँ मणिपुरी से रिलेटेड आपको कौन कौन सा एक्सपोनेंट ध्यान में होने चाहिए। तो वो है आपका झावेरी सिस्टर, जो कि मणिपुरी से रिलेटेड है। झावेरी सिस्टर, जितनी भी झावेरी सिस्टर है सो मणिपुरी से रिलेटेड है। बेम्बावती देवी हो जाएगा, निर्मला मेहता हो जाएगा, गुरु बिपिन सिंह हो जाएगा, और चारू मेहता हो जाएगा। और मणिपुरी के बारे में आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। जो मणिपुरी है सो वैष्णविज्म पे आधारित है। जिस तरह से आपका भारतनाट्यम जो था सो शिवनिज्म पे था, लेकिन उसी तरह से जो मणिपुरी है सो किस पे है, तो ये है आपका वैष्णविज्म, ठीक है, वैष्णविज्म पे आधारित है। उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी के कौन कौन परफॉर्म करते हैं, तो आप बताओ मुझे कौन कौन परफॉर्म करते हैं। तो कुचिपुड़ी कौन कौन करते हैं आपका, एक राधिका रेड्डी हो गई, राजा रेड्डी हो गई, पद्मजा रेड्डी हो गई, भावना रेड्डी हो गई, आमनी रेड्डी हो गई। मतलब जहाँ से आपको रेड्डी टाइटल मिला आप मार दोगे कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल नृत्य है, तो ये है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, ये आपको ध्यान में। अच्छा एक बात और, जो कुचिपुड़ी है उसको और दो और एक्सपोनेंट मैं बताता हूँ जो कि कुचिपुड़ी करते हैं। एक आमिनी कृष्णा मूर्ति, आमिनी कृष्णा मूर्ति, और एक और नाम मैंने बताया था आपको मल्लिका साराबाई, मल्लिका साराबाई। ये जो दोनों है, मल्लिका साराबाई और आमिनी कृष्णा मूर्ति, दोनों जो है ये भारतनाट्यम भी करती है। भारतनाट्यम और एंड कुचिपुड़ी दोनों ये करती है, कुचिपुड़ी ये दोनों करती है। मतलब आमिनी कृष्णा मूर्ति और मल्लिका साराबाई जो है वो दोनों क्लासिकल डांस को परफॉर्म करते हैं, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी को। ये भी आप ध्यान में रखो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, तो वो ये है कि हु होल्ड द अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफरिंग जजेज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। अगर एक हाई कोर्ट से हमको दूसरे हाई कोर्ट में अगर जजेस को ट्रांसफर करना है तो इसका अथॉरिटी किसके पास है, तो इसका अथॉरिटी होता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। अच्छा आप मुझे बताओ कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके बारे में जो जिक्र मिलता है सो कौन सा आर्टिकल में मिलता है, तो ये मिलता है 52 में। अच्छा आप एक बात बताओ मुझे कि प्रेसिडेंट के बारे में कि जो प्रेसिडेंट ओथ लेता है वो कौन सा आर्टिकल के तहत लेता है, तो वो 60 लेता है। क्यों, मैंने इसको याद रखा है, इसको देखो ओ ओथ होता है, ठीक है, ओथ, तो ओ से स्टार्ट होता है ओथ, इसीलिए मैंने, और यहाँ पे 0 है, यानी कि जो ओथ होता है सो 60 में है। अच्छा एक जो पार्डन पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को वो कौन सा आर्टिकल में दिया गया, तो वो है 72। इसको मैंने कैसे याद रखा है, देखो जब कोई क्रिमिनल रहता है तो उसे कोई साथ नहीं देता है तो वो बोलता है, राष्ट्रपति वह जाता है बोलता है कि तुम तो मुझे साथ दो, तुम तो मुझे साथ दो, ठीक है, मतलब तुम तो मुझे साथ दो, मतलब 72 हो गया, ठीक है। इस तरह करके आपको याद रखना होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ये है आपके सामने कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स वाइल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, लाइट, मॉइस्चर और बैक्टीरियल एक्शन दैट स्पाइल्स फूड। उसे क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या होता है कि जब आप फूड को या तो फिर कोई ऑयल कंटेनिंग फूड को अगर आप एयर के प्रेजेंस में रखते हो तो क्या होता है, तो वो फूड जो है सो एयर से रिएक्ट करके, मतलब हवा से रिएक्ट करके वो फूड क्या होता है, अनप्लीजेंट हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रेंसिडिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन के कारण से होता है रेंसिडिफिकेशन। अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जो मतलब एंटीऑक्सीडेंट जो है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन होने से बचा देगा उसको एंटीऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो दो चीज़ आपको याद रखना है। जैसे कि मान लो आपका फूड रखा हुआ है कोई बर्तन में, वो ख़राब हो रहा है, तो आप क्या करते हो, कोई एक कंटेनर लेते हो और कंटेनर को अच्छा से टाइट करके, कोई बोतल तो अच्छा से टाइट करके रखते हो ताकि उसके अंदर हवा ना घुस सके, ठीक है। और क्या करते हो, इसे धूप से दूर रखते हो,
ये सब आप तरकीब अपनाते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप अपनाते हो ताकि उसमें जो ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ठीक है। अगर कोई फूड है उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो फूड खराब हो जाएगा। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है, 2 एंटीऑक्सीडेंट आपको याद रखना है। एक होता है BHA, एक होता है BHT। BHA क्या होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। एक और क्या होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अब मूव करते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए तिब्बतो बर्मीज लैंग्वेज। इसमें से कौन सा है तिब्बतो बर्मीज लैंग्वेज है, तो स्टैटिक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, तो ये हो जाएगा त्रिपुरी, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिस्कस करने जैसा क्वेश्चन है नहीं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर। तो नेक्स्ट सवाल ये है आपके सामने कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द प्ले मिर्च कटिका। मिर्च कटिका जो नाटक है उसके ऑथर कौन है, तो है शूद्रक। उसके राइटर कौन है, शूद्रक। और मिर्च कटिका जो नाटक है इसमें किसके बारे में लिखा गया है, तो इसके बारे में लिखा गया चारू दत्ता। और एक महिला थी, मतलब एक कन्या थी। कन्या का क्या नाम था, कन्या का नाम था वसंत सेना। और जो ये वसंत सेना थी ये थी एक वैश्या। और जो चारुदत्त था वो एक गरीब ब्राह्मण था। और एक गरीब ब्राह्मण और एक वैश्या के बीच में जो प्रेम प्रसंग है उसको दिखाया गया है। इस मिर्चा कटिका जो नाटक है उसमें दिखाया गया है। इसको शूद्रक ने दिखाया है, ठीक है। इतने ध्यान रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब तो सब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो बेसिकली एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका रॉक के बारे में, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको रॉक के बारे में बताता हूँ कि रॉक क्या होते हैं। तो देखिए रॉक जो है, मैं आपको रॉक्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो रॉक्स को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एक होता है इग्नियस रॉक, फिर आपका होता है दूसरा जो रॉक होता है वो आपका होता है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक होता है और जो तीसरा रॉक है वो आपका होता है मेटामॉर्फिक रॉक। ये 3 रॉक होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। देखो इग्नियस रॉक क्या होता है, देखो 2 चीज़ होता है, एक होता है मैग्मा, एक होता है लावा, ठीक है। तो जो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के अंदर जो मतलब कि जो लिक्विड फॉर्म में जो पिघला हुआ चीज़ होता है उसको कहते हैं मैग्मा। और जैसे ही ये बाहर निकलता है तो ये बन जाता है लावा। और ये जब बाहर निकलता है, ज्वालामुखी सब जब फटता है तो बाहर निकलता है, तो ये फैलता जो धीरे धीरे जो फैलता है, तो ये जो है लावा वो धीरे धीरे ठंडा होकर के क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक बन जाता है। और फिर जो ये इग्नियस रॉक आपका है वो क्या होता है, जब हवाएं तेज गति से बहती है तो हवाएं अपने साथ ये इग्नियस रॉक है उसको धीरे धीरे घिसती जाती है और अपने साथ छोटे छोटे कण को ले जाती है। और जहां हवा का स्पीड कम होता है वहां इसको जमा कर देती है। इसी तरह से क्या होती है, फिर हवा चली, इसको घिसी, ये जो रॉक है उसको घिस के अपने साथ ले गई। और जब हवा का जो गति है कम पड़ा तो उसको जमा करते जाती है। और जमा करते करते जो रॉक बनता है उसको कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। अब ये सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, लंबे समय के बाद इसमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है। केमिकल प्रोसेस के माध्यम से, जैसे हीट के कारण से या तो फिर मतलब प्रेशर चेंज के कारण से इसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। और जब परिवर्तन आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। तो एग्जाम में आपको कैसे करने हैं, तो इग्नियस रॉक का आपको एग्जांपल याद रखना है कि इग्नियस रॉक का क्या क्या एग्जांपल है, सेडिमेंट्री रॉक का क्या एग्जांपल है और मेटामॉर्फिक रॉक का क्या एग्जांपल है। इस तरह से आप इसको पढ़ोगे। तो जो इग्नियस रॉक का एग्जांपल है वो क्या है, बेसाल्ट हो गया आपका, ग्रेनाइट हो गया और गैब्रो हो गया। ग्रेनाइट और एक और याद रखना है गैब्रो, ठीक है। 3 एग्जांपल याद रखना है। फिर सेडिमेंट्री रॉक का क्या क्या एग्जांपल याद रखना है आपको, इसमें आपको याद रखना है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और तीसरा याद रखना है आपको कोल। ये सब इसमें याद रखना है। और मेटामॉर्फिक का एग्जांपल आपको क्या क्या ध्यान में होने चाहिए मैं वो बता। तो जो लाइमस्टोन है वो क्या बन जाएगा आपका, ये मार्बल बन जाएगा, ठीक है। और जो सैंडस्टोन है वो कुछ समय के बाद क्वार्ट्ज बन जाएगा। और जो कोल है आपका वो कोल क्या बन जाएगा आपका,
और ये जो कोल है वो बन जाएगा ग्रेफाइट बन जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी थी। अब ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, ठीक है, आप ये क्वेश्चन खुद करना, हो जाएगा आपसे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इसका आपको उत्तर बता दूं तो मैं बता देता हूं इसका उत्तर क्या होगा। सो इसका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये आप देख लेना, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।